वी आर फिन्वेस्टर्स, यशस्वी भव, थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। और जो सब्जेक्ट आज का है वो है रीसेट, कि हमें FY 26 के हिसाब से कैसे अपने अप्रोच को, साइकोलॉजिकल अप्रोच, अपना जो माइंड है उसको कैसे रीसेट करना है, डेटा को कैसे अब आगे पढ़ने की कोशिश करनी है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस एनालिसिस के दौरान मेरे द्वारा या किसी पार्टिसिपेंट के द्वारा अगर किसी किसी भी एसेट का नाम लिया जाता है तो केवल वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए होगा, एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। वो किसी भी तरह से बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपनी तरफ से अपना ड्यू डिलिजेंस करें। तो सबसे पहले हम जो हमने एक पैटर्न बना रखा है कि हम रीसेंट मैक्रोज को देख लेंगे। ठीक है, आई वांटेड टू इंक्लूड द गोल्ड रेट इन दिस, बट इट इज एक्चुअली नॉट कमिंग इन अ सिंगल स्लाइड। तो और फिर थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री थोड़ा लंबा लेना पड़ता मुझे, तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड द गोल्ड रेट इन नेक्स्ट सेशंस। तो हमने जो पहले देख रखा है, सितंबर 24 से ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है। उस समय सारे जो मैक्रोज डेटा थे वो सभी नॉर्मल लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी को लोगों ने 23.61 को देखते हुए थोड़ा महंगा बोलना शुरू कर दिया था। और बाकी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो थे बहुत स्टेबल थे। उस समय गोल्ड रेट भी उतना ज़्यादा उसके उसके बारे में बात नहीं हो रही थी। और जो क्रूड प्राइसेस हैं वो भी लगभग इतने 70-80 के बीच में ही पूरे साल तक उन्होंने ट्रेड किया है। इन्फ्लेशन जो था यूएस का वो काफ़ी कंट्रोल था 2.6 पे। इंडिया इन्फ्लेशन बस 5.5। उसके बाद से करेक्शन आना शुरू होता है। डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ता है। बॉन्ड यील्ड जो है 10 ईयर्स को वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ता है, और क्रूड एक बार ऊपर की तरफ उछलता हुआ दिखता है। उसके चलते जो इंडेक्स हमारे हैं वो करेक्शन मोड में जाते हैं। एक बहुत ही स्टीप करेक्शन होता है। निफ्टी की पी जनवरी होते होते 21.3 पे चली जाती है। फरवरी में आते हैं हम। फरवरी में फिर जो है वही सेम ट्रेंड कंटिन्यू होता है, फर्दर फॉल देखने को मिलता है। और फिर ये फॉल कंटिन्यू होते होते मार्च के पहले वीक में मार्च की निफ्टी ने जो अभी तक जो फ्रेश बॉटम बनाया है वो 21,965 का है। उस समय निफ्टी की पी 19.6 थी। और उस समय ही बॉन्ड यील्ड ने थोड़ा 4.14 का एक निचला लेवल टच किया था, लगभग लगभग 4.9 के आसपास से करेक्ट होने के बाद अपने टॉप लेवल से लगभग 5 के आसपास पहुंच गया था, जो कि बहुत ही स्कैरी था। तो फिर 4.14 का जो लो बना था उसमें ये और फर्दर नीचे जाने की संभावना काफी बनती है इसमें। तो हम अभी का जो देखते हैं, जो ईयर एंड का डेटा है, तो डॉलर इंडेक्स सेम लेवल पे है जो एक वीक पहले था। क्रूड प्राइसेस ऊपर हुए हैं। आपने सुना होगा कि जो यूएस ने कुछ सैंक्शन लगाए हैं वेनेजुएला पे और जगह कुछ कुछ क्रूड जहां से उसको पसंद नहीं है, जहां वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, तो उससे सप्लाई कॉन्सेंट के चलते जो है थोड़ा बहुत क्रूड जो है काफी ऐसे ही डायनेमिकली काफी चेंज होता है। सप्लाई ज्यादा दिखेगी कभी तो करेक्ट हो जाएगा, सप्लाई कहीं से भी रिस्ट्रिक्ट दिखेगी थोड़ा सा ऊपर बाउंस हो जाएगा। ये सब चलते रहता है। बाकी यूएस और इंडिया इन्फ्लेशन जो है ये 3.5 नहीं 3.6 ही है। ये मैनुअल एरर है। बॉन्ड यील्ड जो है वो वही सेम स्टेबल लेवल पे है, 4.26 था पिछले वीक में, अभी 4.24 है। निफ्टी जो है जो 23,350 पे क्लोज हुई थी पिछले वीक में, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं गया है निफ्टी, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफी तेजी से ऊपर चला गया है। इसमें क्या हुआ है कि जो आखिरी वीक में 27th 28th को निफ्टी में दो स्टॉक का इंक्लूजन हुआ है। उनके नाम है जोमेटो और दूसरे का नाम है जियो फाइनेंशियल्स। तो इन दोनों को अगर जो हम देखते हैं, इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा एलिवेटेड है। तो उसने निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग को 21.4 पहुंचाने में काफी मदद की है। वरना ये लगभग 21 के आसपास होना चाहिए था, ये उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए था। तो जो आपको जो एलिवेटेड लेवल लग रहे हैं यहाँ पे, ये योगदान इसमें जो दो नए इंक्लूजन हुए हैं निफ्टी में उनका है। अब आते हैं हम इंडेक्स परफॉर्मेंस पे कि इंडेक्स ने क्या परफॉर्म किया है इस वीक में। तो हमने क्या देखा कि निफ्टी 50 0.72%, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.3%, और निफ्टी मिड कैप 100 ये नेगेटिव 0.34, स्मॉल कैप 0.55 नेगेटिव, एंड माइक्रो कैप 3.15% नेगेटिव। तो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट अगर छोटे कंपनियों में है, तो जैसे हमने बात की थी कि माइक्रो कैप वाले इंडेक्स में भी काफी अच्छे खासे मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। तो मे भी हो सकता है कि
अगर उस माइक्रो कैप की इंडेक्स वाली कंपनी आपके अकाउंट में है, आपके डीमेट में है, तो उसका करेक्शन निफ्टी और बाकी जो जो ब्रॉडर मार्केट है उनकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा आपको दिख रहा होगा, जस्ट बिकॉज कि इस करेक्शन में जो सबसे ज्यादा करेक्ट हुई है इन पांचों इंडेक्स में, वो माइक्रो कैप इंडेक्स ही करेक्ट हुआ है 21.87% अभी के हिसाब से। माइक्रो कैप जो कि 29-30% तक करेक्ट हुआ था। तो जहां पे ज्यादा करेक्शन हुआ है, हमने टैक्स हार्वेस्टिंग की भी बात की है, लॉसेस भी वहीं देखने को मिलेगा। तो जब लॉसेस भी वहीं देखने को मिलेगा तो लोग अपनी पोजीशंस कट भी वहीं पे करेंगे। तो ये जो वीक था वो मेजोरली बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड था टैक्स हार्वेस्टिंग से। तो इन स्पाइट ऑफ एफआईआई बाइंग हुई है इस वीक में, एफआईआई की नेट बाइंग है। और एक वीक की नेट बाइंग के चलते पूरे मंथ की नेट बाइंग है इस मंथ में एफआईआई की। हालांकि बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है, मंथली लेवल पे फ्लैट ही है, 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग है नेट नेट। बट फिर भी ये बहुत महीनों के बाद देखने को मिला है, लगभग 6 महीने के बाद देखने को मिला है, छठे महीने में, कि एफआईआई बाइंग पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है। लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग जहाँ पे लॉसेस ज्यादा थे वहीं पे होंगे ज्यादा। तो उससे माइक्रो कैप इंडेक्स जो है 3% करेक्ट होता हुआ दिखा। बाकी सारे इंडेक्स जो है मोर और लेस फ्लैट लेवल पे बंद हुए। अब देखते हैं कि इस मंथ में पिछले 6 मंथ की हम तुलना करें, तो निफ्टी 50 ने 5 मंथ की नेगेटिव क्लोजिंग के बाद जाके इस मंथ में 6.3% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और सारे इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। जो सबसे ज्यादा इंडेक्स जो आगे बढ़े हैं वो स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले इंडेक्स हैं, ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। माइक्रो कैप इंडेक्स भी, अगर वो हम लास्ट वीक का फॉल छोड़ दें, तो 9% तक करेक्ट, 9% तक इसने एक अपसाइड दिया था, बट लास्ट वीक के करेक्शन में ये 6.2 है। तो सारे के सारे इंडेक्स जो है एक पॉजिटिव नोट पे बंद हुए हैं मार्च के महीने में, जिसमें कि जो सेकेंड लास्ट वीक था इस मंथ का उसने काफी ज्यादा हेल्प की है ये पूरा ड्रॉडाउन को खत्म करने में। खत्म तो पूरा नहीं हुआ है, बट कम से कम रिलीव करने में। सेक्टर परफॉर्मेंस हम देखते हैं। हमने 3-4 वीक पहले जब निफ्टी बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो गई थी, बहुत ही पैनिक वाला जब टाइम था, उस टाइम पे हमने देखा था कि किसका करेक्शन कहाँ है, थोड़ा बहुत वहां से कहाँ तक चली है। उसको फिर से हम एक बार रिव्यू करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, तो इसमें जो रेड मार्क है वो 15% से ज्यादा जो अपने ऑल टाइम हाई से करेक्टेड है वो रेड में मार्क है। 15 से कम है और लेकिन 10 से ज्यादा है वो येलो में मार्क है, और जो लेस देन 10% है वो ग्रीन में मार्क है। तो इसमें हमने पहले भी चर्चा कर रखी है इस बात की, तो साफ साफ क्या दिख रहा है कि बैंक्स जो हैं, फाइनेंशियल सर्विस है और प्राइवेट बैंक्स हैं, ये अपने ऑल टाइम हाई के नियर ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन में। 5% का नीचे ट्रेड करना कुछ नहीं होता है, ये नियर बाई हम कह सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो इवन जो जो इंडेक्स भी है वो काफी वोलेटाइल इंडेक्स होता है, तो उसके लिए 2-3-4-5% का करेक्शन को खत्म करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो आप इसमें साफ साफ देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्ट्रेंथ वाले अभी इंडेक्स है। रीजन इसका रहा है कि फॉल में बहुत गिरे नहीं थे, जब बहुत ही सीवियर करेक्शन था जब पूरे इंडेक्सेस में, तब भी ये हार्डली 11-12% ही गिरे थे। तो इस रिकवरी में भी इन्होंने पार्टिसिपेट उसी हिसाब से किया है, और लगभग जो भी लॉस इनका इस फॉल में हुआ था उसको रिकवर कर लिया है। दूसरा कोई इंडेक्स जो आपको दिख रहा है लेस देन 10% में, वो हेल्थ केयर है। 9.45% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। और जो इसके बाद जो थोड़े दिखते हैं आपको, वो इंफ्रा है, कमोडिटी है, और मेटल एंड फार्मा है। ठीक है, इसमें मेटल की बात करें और अगर हम इंफ्रा की बात करें, तो ये कमोडिटी की बात करें, कमोडिटी तो कमोडिटी ही है, अपने प्राइजेस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपना रेट फ्लक्चुएट होता है। बट बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे इंफ्रा है, ये पूरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो मेटल है वो मेटल के प्राइजेस से, अगर मेटल की डिमांड ज़्यादा है तो मेटल की सप्लाई भी उस तरह से बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि एक सिनेरियो क्या बन रहा है, जियो पॉलिटिकल, कहीं टैरिफ लग रहा है क्या, ये सब सिनेरियो जो कि काफ़ी इफेक्ट करता है ये सब चीज़ों को, वो भी देखना होगा। एक जो और इंडेक्स है, इसके अलावा एक फार्मा का इंडेक्स बचता है जो कि एक स्ट्रेंथ में दिख रहा है। बाकी सारे इंडेक्स हम जो देख रहे हैं वो काफ़ी सीवियरली जो है, जो 20% से ज़्यादा है, ठीक है, वो तो काफ़ी सीवियरली करेक्टेड है। और 20% से कम है, चूंकि स्मॉल कैप इंडेक्स भी अभी ऑलमोस्ट 80-90% करेक्टेड है, तो वो इन लाइन ही चलेंगे। तो 20% से ज्यादा है या 25% से ज्यादा है, मतलब वहां पे साफ साफ की बहुत ज्यादा वीकनेस दिख रही है। जो थोड़े 20% से ऊपर की तरफ दिख रहे हैं आपको, 0 to 20% वाले,
वो रिकवरी के इसमें होंगे। ये बहुत ही अर्ली डेटा है। इसमें हम एक महीना और बिताएंगे तो जाके समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। बट फिलहाल ये डेटा है, इस डेटा को आपको रिव्यू करने की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि जो भी अगर बदलाव होंगे इसमें, तो जो सेक्टर्स पहले चलने शुरू करेंगे पॉजिटिव टेरिटरी में, फास्टली मूव करने शुरू करेंगे, वो विनर होंगे इस अगले साइकिल के, ऐसा देखा गया है। ठीक है, बाकी उनके आगे क्या सिनेरियोज रहते हैं, कैसे सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है या सेकुलर ग्रोथ उसमें आ रही है, या कुछ डिमांड सप्लाई मिसमैच चल रहा है, या कंजम्पशन उस तरफ बढ़ गया है, ये डिपेंड करेंगी उस पे। बट अर्ली साइंस पहले मिलने शुरू होते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है पहले पॉजिटिवली मूव करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। वो सेक्टर जो है आगे के साइकिल के लिए एक अपना पहले से एक जगह बनाना शुरू करता है। तो इसके बाद हम चलते हैं तो देखते हैं कि इस इंडेक्स के पूरे एक बार ओवरव्यू के बाद हम देखते हैं कि टैरिफ का इफेक्ट अगर हम देखें तो कहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो आप देखें यहाँ पे कि कंट्रीज के नाम है इसमें। यूएस में एक्सपोर्ट कितना परसेंट करते हैं ये अपने टोटल एक्सपोर्ट का, लाइक जैसे मैक्सिको है। तो मैक्सिको में आप देखें यहाँ पे दो कैटेगरी इन्होंने दी है, इंटरमीडिएट गुड्स की और कैपिटल गुड्स की। तो कितने परसेंट एक्सपोर्ट जो है अपने पूरे एक्सपोर्ट का, ये यूएस को करते हैं। तो इसमें सीवियरली जो अफेक्टेड कंट्री होगी वो कौन सी है? मैक्सिको एंड कनाडा। इसलिए आप हरदम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के मुंह से इनका ही नाम सुनते हैं, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। इनका एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट नहीं है। ठीक है, तो कनाडा एंड मैक्सिको है, वियतनाम है, ब्राजील है, थाईलैंड है, मलेशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड। अब इसमें जो कनाडा एंड मैक्सिको है, या मे बी वियतनाम भी है इसमें, तो चाइना ने बहुत सारे प्लांट जो है इनकी तरफ खोले हुए हैं, क्योंकि चाइना पे रिस्ट्रिक्शन पहले से यूएस ने लगा रखा है। तो जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट वाली कंपनी है जिन पे कोई पहले से ड्यूटीज नहीं थी, उनकी तरफ प्लांट शिफ्ट करके ताकि यूएस में इस प्लांट के थ्रू सप्लाई कर सके। तो ये वाला चीज भी एक बार देखना पड़ेगा। चाइना का यूएस के साथ ट्रेड जो है बहुत ही ज्यादा है। इनडायरेक्टली वो कनाडा, मैक्सिको और बाकी जो कंट्री जिनका यूएस में काफी एक्सपोर्ट है और कोई वहां पे चार्जेस देने नहीं पड़ते हैं, उनके थ्रू वो सप्लाई करवाती है। ठीक है, नहीं तो फिर वैसे भी कनाडा मैक्सिको में तो आप देख ही रहे हैं। इंडिया का आप अगर आप देखें तो कितना एक्सपोर्ट की तरफ है उसका, तो नीचे आपको परसेंटेज शेयर लिखे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 to 30% के बीच में पूरे एक्सपोर्ट का जो आप देखें अगर, तो कैपिटल गुड्स का जो है ऑलमोस्ट 20% ही है। ठीक है, तो 20% के आसपास अपने टोटल एक्सपोर्ट का, 100 में 20% हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूएस जो है बहुत ही बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हम इफेक्टेड होंगे टैरिफ से, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना परसेंटेज हम वहां पे एक्सपोज्ड हैं, हम उतना ही इफेक्टेड होंगे, और उस परसेंटेज को भी नेगोशिएट करने की कोशिश चल रही है। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था डोनाल्ड ट्रंप का, जो कल का वीडियो था वो शेयर किया था मैंने। और अगर आप मीडिया को ट्रैक कर रहे होंगे तो काफी चीजें निकल के भी आ रही होंगी। फिर आते हैं कैपेक्स अपडेट की तरफ। तो ये एक एग्जिबिट है, आप इसमें देखें कि जो बिलियन डॉलर में ये पैसे हैं। ठीक है, तो आप देखें ये कैपेक्स कितना किया है किस किस स्टेट्स ने। और FY 24 जो कि बीत चुका है, FY 25 का जो बजट बजट एस्टिमेट जो किया था हमने साल के शुरू में, और अभी जो हमने रिवाइज एस्टिमेट किया था, जो अभी बजट आया था हमारा उसमें रिवाइज एस्टिमेट किया था, एक्चुअल फिगर इससे अलग होंगे, इससे कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने अगले साल के लिए बजट एस्टिमेट क्या किया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पहला जो आप कॉलम्स देख रहे हैं, ये एब्सोल्यूट पैसे में है, बिलियन डॉलर्स में। और इस तरफ जो है ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि आंध्र प्रदेश को आप देखें तो इन्होंने अपना कैपेक्स, इसका जो अगले साल FY 26 का जो बजट एस्टिमेट है, यानी जो फ्रेश ईयर जो आने वाला है, उसमें ये कैपेक्स अपने, ये जो करंट ईयर अभी 2 दिन बचे हुए हैं इस ईयर की तुलना में 68.8% ज्यादा यहाँ पे कैपेक्स होंगे। रीजन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, आप उस पर एक बार गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे मतलब प्लांट कैपेक्स में भी लॉसेस आपको कहाँ दिख रहे हैं? तो आपको साफ साफ दिख रहा है आसाम में, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, और फिर महाराष्ट्र में। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे कैपेक्स स्लो होने वाले हैं या नेगेटिव कैपेक्स होने वाले, ये अच्छी बात नहीं है।
महाराष्ट्र जैसे स्टेट को कैपेक्स निगेटिव जाना, यानी जो पिछले साल इन्होंने स्पेंड किया था उससे भी कम स्पेंड करना, ये अच्छी बात नहीं है। काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी इकोनॉमी का महाराष्ट्र। ये फिगर अभी के बजट एस्टिमेट के हिसाब से ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी जो आप FY 25 RE देख रहे हैं, वो एक्चुअली रिवाइज एस्टिमेट था। ये साल खत्म होने के बाद वो रिवाइज एस्टिमेट एक्चुअल में बदल जाएगा, तो एक्चुअल में कितना हुआ है वो चीज अलग होगी, ज्यादा कम हो सकती है। संभावना क्या लगती है? आगे फिगर आपके पास, फरवरी का फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, 1.77 लाख करोड़। पिछले साल 3.99 लाख करोड़ था। यानी हम फिजिकल डेफिसिट को कम करने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। अपने फिजिकल डिसिप्लिन को हम बहुत ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर आप देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के फरवरी मंथ में 3.93 लाख करोड़ था। इस साल 3.23 लाख करोड़ है। यानी पिछले साल से भी हमने इस फरवरी में कम स्पेंडिंग की है, बावजूद इसके कि हमें अपने इस साल का जो और कम खर्च किया था हमने, उसको कवर अप करना था। ठीक है। टोटल रिसिप्ट जो है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात करते हैं, टोटल रिसिप्ट पिछले साल -62,000 करोड़ था। यानी नहीं हुआ होगा, रिसिप्ट ज्यादा नहीं आया होगा, इवन खर्चे ही हो गए होंगे। इस बार 1.46 लाख करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 84,400 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पिछले साल के फरवरी में किया था। इस साल हमने केवल 54, इस महीने फरवरी महीने में केवल 54,500 करोड़ हमने स्पेंड किया है, बावजूद इसके कि हमें अपने पिछले महीने का ना किया हुआ काम भी कवर करना था। तो जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि फरवरी में कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में स्पेंडिंग काफी कम हुई है, जो कि Q4 को खराब कर सकता है। तो वो फिगर अब सामने गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है, ये कल का है। ठीक है। रीजन मैंने ये भी डिस्कस किया था कि रीजन क्या हो सकता है। ठीक है। जो हमने बात की थी, एसटीटी कलेक्शन, कैपिटल गेन टैक्स कलेक्शन, इस तरफ मतलब कलेक्शंस कम होते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने उतना सपोर्ट नहीं किया है। और अच्छी खासी टैक्स हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है इस महीने में। तो फिगर अब सामने आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम और अगर देखेंगे, एनर्जी कैपेक्स की बात करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का काफी फोकस है। तो यहाँ भी आप देखें तो आप सबसे पहला जो कॉल्यूम है, आप देखें यहाँ पे कि सेंट्रल का कैपेक्स कितना है, स्टेट का कैपेक्स कितना है, और फिर प्राइवेट कैपेक्स कितना है। तो टारगेट हमने क्या कर रखा था, टारगेट फॉर FY 24-25। ठीक है। आप सामने यहाँ पे देखें तो ये फिगर आपको दिख रहा है, 112,435 का, ये पूरे साल का टारगेट था। फरवरी का टारगेट हमारा क्या था, ग्रैंड अगर हम बात करें तो इसमें 17,965 फरवरी का टारगेट था। अचीव कितना किया हमने, 598। ठीक है। फिर अगर हम पूरे साल की बात करें, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेके 28 फरवरी 25 तक की बात करें, तो टारगेट रखा था हमने इस 112,435 फिगर को कंप्लीट करने के लिए। हमने फरवरी तक का टारगेट रखा था 94,465, हमने किया कितना है, 57,483। यानी जो टारगेट हमने टोटल रखा हुआ है 112,435 का, अचीव अभी तक किया है 57,483 का, ऑलमोस्ट आधा के आसपास किया है। तो पूरा का पूरा फिगर अचीव हम किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं एक मंथ के अंदर। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी की बात मैं कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी 220 kVA एंड अबव का जो हमने टारगेट रखा था, उसको हमने अचीव नहीं किया है। और सामने आपके डेटा है, फरवरी में बहुत ही कम हमने काम किया है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी की बात है। अगर हम ट्रांसमिशन कैपेसिटी की बात करें, तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी में भी सेम हाल है हमारा। हमने 15253 के आसपास हमने टारगेट रखा था ट्रांसमिशन लाइन्स ऐड करने का, और हमने कितने ऐड किए हैं, 6880। फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने अब तक आधे से भी कम किया है। एक मंथ और हम लगा लें, मार्च के महीने में जो भी स्पेंडिंग हुई होगी, तो हम ट्रांसमिशन लाइन्स भी अचीव करने में हम काफी पीछे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी में भी हम काफी पीछे हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा सीडीएमओ के बारे में, काफी बात हुई है, थोड़ा मैं वैल्यू चेन समझाने की कोशिश करना चाह रहा था। बाकी ये मार्केट कितना बड़ा है, इस बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। मार्केट साइज की अपॉर्चुनिटी क्या है, वो अलग से हम एक सेशन रखेंगे कभी।
आई एम वेरी नियर टू कंडक्ट अ सेशन ऑन सीडीएमओ, बट सबसे पहले हम वैल्यू चेन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ऊपर वाला आप जो देख रहे हैं, जो एक कटिंग है, वो विंडलास बायोटेक है, उसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से निकाला हुआ एक एग्जिबिट है। इसमें आप देखें कि सीडीएमओ कंपनीज जो है ना, ये दो तरह की होती हैं। आप ऐसे एकदम बहुत ही लेमन में समझे, बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप अलग अलग रिपोर्ट्स भी वही पढ़ सकते हैं। तो एक तो जो इनोवेटर के साथ काम करती हैं, और एक जो जेनरिक वैल्यू चेन में काम करती है। ठीक है। तो जो इनोवेटर के साथ काम करती हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, पहले वो रिसर्च करेंगे, फिर रिसर्च जो है उनका वो क्लिनिकल ट्रायल में जाएगा। 1, 2 एंड 3, तीन तीन ट्रायल्स जो अलग अलग चरण में है। एक हो जाने के बाद फिर दूसरे में डालते हैं, दूसरे में जाने के बाद वो तीसरे में जाते हैं। तो ये लंबा टाइम होता है। इन तीनों ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद फिर जाके वो बल्क मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हैं ड्रग की। ड्रग डिस्कवरी हो गई उनकी, क्लिनिकल ट्रायल हो गया। अब वो क्लिनिकल ट्रायल जब सफल हुआ, तो फिर उसकी जब उसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी। और इसमें फिर दो तरह की है, एक एपीआई एंड फॉर्मुलेशन। अब ये बहुत डीप नहीं जाना चाहता हूँ अभी, लंबा टाइम हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन की हो गई, फिर एपीआई बल्क बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की हो गई। ये हो गया, फिर उनकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो है पूरा, चूंकि इनोवेटर वाला है तो इनके पेटेंट होंगे। तो पेटेंट जितने साल के लिए हैं, पेटेंट जब तक रहेंगे तब तक ये प्रोटेक्टेड रहेंगे वहां पे। फिर पेटेंट उनकी एक्सपायरी होगी। जब पेटेंट एक्सपायरी हो जाएगी, फिर जो जेनरिक वैल्यू चेन में काम करते हैं, जो पेटेंटेड नहीं है, जो इनोवेटर्स नहीं है, जो जेनरिक वाले हैं। ठीक है। सीडीएमओ कंपनी भी दो तरह की है, एक इनोवेटर वाले हैं और एक जेनरिक वाले हैं। तो इनोवेटर वाले प्रोटेक्टेड है पेटेंट के चलते। उनका एक लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है पूरा काम करने का। और फिर जब वो डिस्कवरी कर लेते हैं, तो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद एक नियत टाइम तक उनको पेटेंट हासिल होता है कि वही बना के बेचेंगे। फिर जब पेटेंट एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद जो दूसरे जो जेनरिक वैल्यू चेन में काम करते हैं, वो लोग फिर वही फिर उसका जेनरिक एपीआई डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फिर फॉर्मुलेशन का भी वही है। फिर क्लिनिकल ट्रायल जो है वो तीन तक हो चुका है, तीन से फिर उनका आगे होता है। उसमें फिर क्या क्या होता है उतना डीप जाने की कोशिश हम ना करें। पैकेजिंग होती है, मार्केटिंग होती है। ठीक है। नीचे का जो आप अभी जो कटिंग देख रहे हैं, इसमें आप देखें चार कॉलम्स है। एक है प्योर एपीआई सीआरडीएमओ डीएमओ, प्योर एपीआई सीडीएमओ, हाइब्रिड। हाइब्रिड में कौन होंगे, एपीआई एंड फॉर्मुलेशन दोनों होंगे। और तीसरा नीचे सबसे लास्ट है प्योर फॉर्मुलेशन। यानी आप इसको दो चीज देख लीजिए, एक एपीआई है, एक फॉर्मुलेशन है। तो हाइब्रिड क्या है, एपीआई प्लस फॉर्मुलेशन दोनों है। प्योर सीडीएमओ भी है यहाँ पे, फॉर्मुलेशन सीडीएमओ, और प्योर एपीआई सीडीएमओ भी है। ठीक है। सेकंड वाला प्योर एपीआई है, फोर्थ वाला प्योर फॉर्मुलेशन है। हाइब्रिड जो है वो एपीआई प्लस फॉर्मुलेशन दोनों मिला के है। ठीक है। अब इसमें देखें कि जेनरिक कौन से होते हैं, पेटेंट कौन से होते हैं, हमने ऊपर के स्लाइड में बात कर ली। तो सामने आपके लिखा हुआ है कौन सी कंपनी पेटेंट में काम करती है, कौन सी कंपनी पेटेंट एंड जेनरिक दोनों में काम करती है, और कौन सी कंपनी केवल जेनरिक में काम करती है। तो इसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा, सबसे पहली बात कि जो पेटेंट में काम करते हैं, वो काफी ज्यादा मतलब उनकी एबिलिटी अच्छी है, वो पेटेंट पे ही काम करेंगे। जेनरिक वाला काम, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जेनरिक पेटेंट लिखा हुआ है, बहुत ही एक्यूरेट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अलग अलग जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है उसमें अलग अलग डेटा मिलता है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो जेनरिक में काम करते हैं और जो पेटेंट में काम करते हैं, इसमें फर्क ये होगा कि पेटेंट वालों के पास कम से कम एक प्रोटेक्शन है। वहां पे कंपटीशन कम आएगा क्योंकि वो पेटेंटेड है। जेनरिक में कंपटीशन ज्यादा आएगा क्योंकि वहां पे प्लेयर्स बढ़ जाएंगे। और कुछ जो पेटेंट वाले लोग हैं, वो भी जेनरिक वाले में जाते हैं, मतलब उन्होंने खुद बनाया है, उनको सब कुछ पता है, कस्टमर सीधे पता है सबको, तो पेटेंट कर रखा है, तो जब एक्सपायरी होगी तो भी वो बेचते रहेंगे। तो जेनरिक में कंपटीशन ज्यादा आएगा, पेटेंट में कंपटीशन कम आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बाकी आगे उनका मार्केट कैप लिखा हुआ है, आखिरी 3 साल के सेल्स लिखे हुए हैं, और आखिरी 3 साल के पैट ग्रोथ लिखे हुए होंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब कोई ड्रग डिस्कवरी में जाते हैं तो काफी पैसा खर्च होता है उसमें। शुरू में पैसा आपको डालना है, जब तक वो पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म होने के बाद, सारे इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद थम्स अप ना मिल रहा है, तब तक केवल पैसा आपको डालना है। पैसा मिलना कब शुरू होता है, जब उसकी मार्केटिंग करके आप पूरा सप्लाई करना शुरू करते हैं, तो वहां से पैसा मिलना शुरू होता है। ये एक मोटा मोटा चेन है। ठीक है। बहुत डीप हम जब भी सीडीएमओ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे बात करेंगे। फिर किसकी कैपेबिलिटी कितनी है, किसका कितना मार्केट, कौन कौन से मार्केट में चल रहे हैं, वहां पे कॉम्पिटिटर उनके कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो हमने एनर्जी का देख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसमिशन लाइन का क्या अभी एडिशन है वो देख लिया हमने, सीडीएमओ का एक वैल्यू चेन समझा। अभी समझते हैं स्मार्ट मीटरिंग में क्या चल रहा है। तो पीएफसी सीएल इन पैनल्स 10 एमआईएसपी फॉर स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट अंडर आरडीएसएस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे पढ़े आप, पीएफसी सीएल as per as the PIA would be responsible for implementation of a smart metering project on behalf of discoms। तो इन्होंने क्या किया है, चार ग्रुप में बांटा है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर। ग्रुप वन में जो साइज जो है 2 लाख से कम का, लाख मीटर्स की बात है ये। ठीक है। अभी बहुत करोड़ों मीटर्स लगने हैं, 25 करोड़ मीटर्स लगने थे, उसमें से बहुत ही कम लगे हैं, बहुत ही ज्यादा बाकी हैं अभी। और FY 26 बहुत बड़ा साल हो सकता है स्मार्ट मीटरिंग के प्रोजेक्ट को बड़ा एक एक अच्छा सा एक मोमेंटम देने में। तो चार ग्रुप में बटे हुए हैं, 2 लाख से कम मीटर वाले, 2 से 10 लाख मीटर्स तक, और फिर 10 से 20 लाख, और फिर 20 लाख से ऊपर वाले, चार कैटेगरी में है। तो इन 10 को इम्पैनल किया है पीएफसीसीएल ने, जो डिस्कॉम के बिहाफ पे काम कर रहा है। 10 कंपनी को इम्पैनल किया है। इस 10 कंपनी में लगभग 3 कंपनी जो है, अपर्वा एनर्जी, अदानी एनर्जी एंड जेनस स्मार्ट मीटरिंग, ये चारों कैटेगरी में क्वालिफाइड है। बाकी और भी कैटेगरीज वाले जो हैं आप देख सकते हैं सामने सामने। ठीक है। तो ये स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का अपडेट है। ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए हैं, एचपीएल के ऑर्डर्स कुछ अनाउंस हुए थे। उसके बाद आगे भी जो बिड आएंगे, बड़े बड़े बिड आएंगे, तो उसमें और भी जो मीटर कंपनीज हैं उनको मिलने काम शुरू होंगे। अब एक चीज देखते हैं, जो हम अमृत काल की बात करते हैं, 2022 से लेके 2047 तक, मतलब इंडिया के 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस से लेके 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 25 ईयर्स का साल है, उसको गवर्नमेंट बोलती है अमृत काल। तो इस अमृत काल में क्या प्लान कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए, ये सामने आपके है। ठीक है। FY 2000 से FY 2023 तक मार्केट कैप कितना था कौन से सेक्टर का, वो मार्केट कैप कितना पहुंचने की उम्मीद है, और फिर वो कहाँ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो एक ग्रोथ की बात दिख रही है वो ईएमएस सेक्टर में है, 45x ग्रोथ हो रही है। और फार्मा 9x, डिफेंस 10x, टेक्सटाइल 7x, केमिकल 19x, ऑटो 8x। तो ये जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात है। तो फोकस कहाँ कहाँ पे है, और क्या एक बहुत ही बड़ा, हालांकि एक टाइम लिया है इस पूरी चीज को, कितना इसमें सफल होगा कितना नहीं होगा ये हम बोल नहीं सकते। बट एटलीस्ट कम से कम एक आउटलुक इससे साफ साफ आपको दिख रहा है कि किस क्षेत्र में कितनी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। तो विद दिस आई फिनिश, एनी डाउट?